गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। कल हम लोगों ने हॉब्स को पढ़ा था, थॉमस हॉब्स। अब यहाँ से आप लोग देखिए, जो भी हमारे जो सामाजिक अनुबंध के जो विद्वान थे, विचारक थे, उन तीनों विद्वानों में जो विचार प्रेजेंटेशन किए थे उनका अलग अलग स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, थॉमस हॉब्स के द्वारा वो एक प्रकार से उन्होंने जो अपने विचार दिए थे वो मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, इन दो को लेकर विशेषकर उनका फोकस रहा था। ये विशेष ध्यान रखना आप लोग कि हॉब्स का जो मेन फोकस था वो मानव के स्वभाव यानी अनुबंध का सिद्धांत तो है ही है भाई। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत उनका मेन चैप्टर है, यानी कि उनका जो सारा का सारा जो फोकस है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे यानी सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है। लेकिन उनका सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा फोकस रहता, केंद्र बिंदु रहता मनुष्य यानी कि मानव के ऊपर उन्होंने अपना संपूर्ण जो केंद्र बिंदु था उन्होंने मानव के ऊपर ही अपना सारा फोकस रखा था कि मानव का स्वभाव कैसा होगा, मानवीय विचारधारा क्या थी, विशेषकर उनके द्वारा फोकस रखा गया था। अब ठीक उसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन लॉक भी सामाजिक अनुबंधवादी सिद्धांत के जो विचारक थे उन्हीं में से एक, इनकी भी काउंटिंग की जाती है, यानी उन्हीं विद्वानों में से एक जॉन लॉक को माना जाता है। और देखिए, जॉन लॉक को सबसे बड़ी विशेषता जॉन लॉक को क्या थी कि उदारवाद की आत्मा कहा जाता था। जॉन लॉक जो विद्वान थे, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता था। उदारवाद की आत्मा इसलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक एक प्रकार से एक ऐसे उदारवादी विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों को पूर्ण रूप से उदारता, मतलब मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत उदारतापूर्ण जो व्यवहार था वो संपूर्ण व्यवहार उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत उड़ेल दिया था। यानी कि संपूर्ण विचारों के अंतर्गत जब हम लोग जॉन लॉक को पढ़ेंगे आगे तो उन्होंने सारे जो विचार दिए थे उन विचारों में पूरा जो सेटलमेंटल एक प्रकार से था वो था उदारवादी दृष्टिकोण। क्योंकि प्राचीन समय से देखिए, यद्यपि ये प्राचीन काल से स्वतंत्रता को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है कि प्राचीन काल से हम लोग ये देखते आ रहे कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहता था। और प्राचीन काल से ये बात मुद्दा उठता हुआ जा रहा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अर्थात उन्हें किसी प्रकार से, और लेकिन इसे राजनीतिक विचारधारा के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का श्रेय यदि किनी जानी चाहिए तो वो थे उदारवादी दर्शन। यानी कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता की बात थी और उसका जो राजनीतिक केंद्र बिंदु की बात यदि हम लोग करते हैं तो उस राजनीतिक केंद्र बिंदु में यदि इन विचारों को किसी विचारधारा के द्वारा यदि रखा गया तो वो थी उदारवादी विचारधारा। यानी कि उदारवादी विचारधारा को इसका दर्शन प्राप्त होता है। और स्वतंत्रता की समस्या हुई मानव मात्र के लिए जो इसकी जो प्राप्ति की बात करते हैं तो उदारवादियों के द्वारा मानव की स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता के लक्ष्य को जो प्राप्त करने का यदि कोई कार्य है या इसके ऊपर किसी ने विचार या ध्यान दिया था तो सबसे पहले तो उदारवादी दर्शन के द्वारा इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया था और अन्य किसी विचारधारा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। अर्थात उदारवादियों के द्वारा प्राचीन काल से मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में जो मुद्दे उठते आ रहे थे उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से इस स्वतंत्रता को केंद्र बिंदु में रखकर उदारवादियों के द्वारा इसके ऊपर गहन चिंतन किया गया कि निश्चित रूप से मनुष्य को जो राजनीतिक केंद्र बिंदु उनके अंतर्गत जो स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होना चाहिए उनके बारे में यदि किसी विचारधारा किसी दर्शन ने यदि फोकस किया हो या ध्यान दिया हो तो वो एक विचारधारा थी जिसका नाम था उदारवादी विचारधारा। इसीलिए निसंदेह इस जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उदारवादी विचारकों में या उदारवाद का समर्थन करने वाला यदि सबसे जो केंद्र बिंदु यदि कोई विचारक थे वो थे जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उनके दर्शन में स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। देखिए, जॉन लॉक को जो उदारवाद की आत्मा कहा जाता है उन्हें उदारवाद की आत्मा कहने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें स्वतंत्रता को जो है मुख्य स्थान पर रखा, यानी उनका मानना है कि सर्वोच्च लक्ष्य स्थान प्रदान किया जाए। और उस समय उदारवाद के दो रूप प्रचलन में थे, एक रूप था पुरातन उदारवाद और दूसरा था नवीन उदारवाद। और इन उदारवादों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अर्थात जॉन लॉक ये मान के चलता था कि उनकी धारणा थी प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो व्यक्तियों को जो कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, अतः राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद ही उन्हें ये अधिकार सुरक्षित रखे जाने चाहिए। देखिए, जॉन लॉक का ये मानना था कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों को फिर से उन्होंने कहा कि जब ये अधिकार राजनीतिक दृष्टि से
ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त थे, तो वो कहता है कि बाद में जब राजनीतिक समाज की जब स्थापना हो जाती है, तो उस राजनीतिक समाज के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता होती है, अर्थात उन अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यानी कि व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार संप्रभु समाज के अधिकारों को ठीक वैसे सीमित करने का जिस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया था। अर्थात जॉन लॉक का ये मानना था कि राजनीतिक उदारवाद को उसकी एक बहुत बड़ी देन है और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया था। उनका विचार था कि व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जॉन लॉक का ये मानना था कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, उसकी जो अंतरात्मा उसे जो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है और जो स्वतंत्रता उसे प्राप्त है, उसे निश्चित रूप से वो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अर्थात उनका कहना था कि एक ही राज्य में सबको इस बात की दृष्टि होना चाहिए कि व्यक्तियों को जो धर्म चाहे माने, जैसा व्यक्ति चाहे उस धर्म को माने, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहता है चाहे किसी भी संप्रदाय का वो सदस्य हो, लेकिन व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। देखिए, जॉन लॉक कहता है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी भी समुदाय या धर्म से बिलोंग करता हो, यानी कि वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन इसके बावजूद ही उसे अपनी जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए। आर्थिक व्यक्तियों का जो कुशासन विरुद्ध जो विद्रोह स्पष्ट है, वो विद्रोह करने का उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार डांटने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जॉन लॉक को ठीक से कहा गया है कि जॉन लॉक की निश्चित अर्थों में उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है। ऐसे विद्वान थे हमारे ये जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। ये आप लोग विशेष कर ध्यान रखना, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि उदारवाद की आत्मा किस विद्वान को कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग इसके थोड़ा इनके जीवन और तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस उदारवाद की आत्मा का जन्म 29 अगस्त 1632 में इंग्लैंड का एक समरसेट नामक स्थान था या नगर था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार था कि एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते थे। मध्यम परिवार के बिलोंग करते थे तो एक स्वाभाविक दृष्टि इनके पिताश्री इसी समरसेट नामक नगर में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। और प्रत्येक माता पिता ये चाहते भी कि मेरा बालक आगे चलकर एक अच्छा अधिकारी बने, अच्छी शिक्षा दिलाने में उसको सफल हो। तो जब इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा का दौर था, उन्होंने घरेलू आसपास के क्षेत्र से उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर लिया और इन्हें एमए की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। अर्थात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी। देखिए, हम लोग आज एमए को एक मजाक में लेते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं कि मास्टर ऑफ डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं, कि कोई ज़माना था जब ये हम लोग जॉन लॉक वगैरह इनको पढ़ते हैं। देखिए, उस समय एक उपाधि होती थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली और 1688 में इंग्लैंड में क्रांति प्रारंभ हो गई थी। जब ये वापस ऑक्सफोर्ड से वापस अपने घर आए और जब इंग्लैंड के अंतर्गत उस समय एक क्रांति प्रारंभ हो गई थी 1688 में। जब ये क्रांति प्रारंभ हो गई थी तो ये उदारवाद की आत्मा कहे जाने वाला जो विद्वान था जॉन लॉक, इन्होंने इस क्रांति को देख के इन्होंने क्रांतिकारी विचार भी देना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जब 1688 में इंग्लैंड के अंतर्गत जो क्रांति हो रही थी, उस क्रांति को ध्यान रखते उन्होंने समय और परिस्थिति को समझा, उन्होंने अपने क्रांतिकारी जो विचार थे वो भी देना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इस विद्वान को एक प्रकार से क्रांतिकारी विद्वान के रूप में भी जाने लग गया। और देखिए, इन्हीं के प्रयास से बिल ऑफ राइट्स, ये भी एक प्रकार से अधिकार दिए गए थे उस समय। बिल ऑफ राइट्स ये भी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर पारित किया गया था। बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का घोषणा पत्र मान लीजिए एक प्रकार से इसे, यानी बिल ऑफ राइट्स नाम से अधिकार पत्र ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास बिल ऑफ राइट्स के नाम जाता है। और वो इन्हीं के देन थी, अर्थात सम्राट के हाथों से, पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता का शासन में परिवर्तन किया गया था। गौरवपूर्ण जो रक्तहीन क्रांति, कुछ राजनीतिक वाद विवाद हुआ था, लेकिन लोक के क्रांतिकारी के 2 वर्ष पश्चात प्रकाशित अपने ग्रंथ जो शासन पर 2 लेख थे, टू ट्रिटाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट, जो समर्थन जो प्रकाशित हुआ, इसे बाद में देखिए कमिश्नर ऑफ अपील्स ये प्रदत्त किया गया था और 1700 से इस पद से त्यागपत्र दिया गया था और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और 1704 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
72 वर्ष की आयु में इस उदारवाद की आत्मा यानी कि 1704 ईस्वी में इस महान विद्वान की मृत्यु हुई थी। अर्थात ये इस दुनिया को छोड़कर उस ईश्वर और परमपिता की गोद में हमेशा के लिए समाहित हो गए थे। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। और उदारवाद की आत्मा कहने के पीछे ये था कि इन्होंने जो विचार दिए थे वो पूर्ण रूप से उदारवादी सिद्धांतों का आधार मानकर इन्होंने दिया था। देखिए इनका भी केंद्र बिंदु क्या था? मनुष्य था। मनुष्य कहता कि ये कहता था कि जो आदिकाल से यानी कि प्राचीन समय से ये बार बार मांग उठी जा रही कि मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जीने दीजिए, उसके अधिकारों में आप किसी प्रकार से इंटरफेयर मत कीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और निश्चित रूप से उसे आप अधिकार दीजिए जिससे वो अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। इनके समय में क्या दो विचारधाराएं चल रही थी? पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। नवीन उदारवाद के समर्थकों के अंतर्गत जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक ये कहता था कि जब प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत मनुष्य को कुछ अधिकार अपने जीवन को जीने के लिए दिया गया, तो ये आधुनिक जो अवस्था चल रही है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसा कि हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से आधुनिक राजनीतिक केंद्र बिंदु यानी कि आधुनिक राजनीतिक केंद्र बिंदु में भी उन्होंने यही बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य को अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए अधिकार राज्य के द्वारा देने होंगे। उनकी बात या उनकी वकालत करने का कार्य इस उदारवाद की आत्मा के द्वारा किया गया था। और ऐसे इस महान विद्वान का जन्म 29 अगस्त 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के समरसेट नामक नगर में हुआ था। और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिताश्री थे वो इसी समरसेट नामक नगर में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। और इनके पिताजी का ये उद्देश्य भी था कि मेरा बेटा बनकर आगे एक अच्छा उच्च अधिकारी बने। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा एक अच्छा अधिकारी बने, सभी चाहते हैं। लेकिन उनको एमए की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। तब पुनः वो इंग्लैंड जब लौटे, इंग्लैंड जब लौट कर आए तो 1688 की घटना थी जब इंग्लैंड के अंतर्गत एक प्रकार से क्रांतियों का दौर चालू हो गया था। यानी कि इंग्लैंड में एक क्रांति चल रही थी। उस क्रांति को उन्होंने देखा और देखकर उन्हें लगा कि जो ये उदारवाद की आत्मा कहे जाने वाला जो विद्वान था, इन्होंने उस क्रांति का अनुरूप अपने विचारों को यानी कि क्रांतिकारी विचार देना प्रारंभ उनके द्वारा कर दिया गया था। और क्रांतिकारी विचार जब इनके द्वारा दिए गए तो इनको इसी दौरान विचारों के अंतर्गत ये कहा गया कि एक क्रांतिकारी विचार के रूप में इनकी एक देन थी। और इन्हीं के अथक प्रयासों से ब्रिटिश संसद के द्वारा बिल ऑफ राइट्स एक अधिकार पत्र जो था वो संसद के द्वारा पारित किया गया था, वो इन्हीं की देन थी, क्योंकि ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। और जो गौरवपूर्ण रक्त क्रांति का नाम उन्हें प्रसिद्ध था। शासन के ऊपर 2 लेख इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, 2 ट्रीटाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट। शासन के ऊपर 2 लेख इनके द्वारा एक कृति थी, वो पुस्तक उससे प्रकाशित की गई थी, इनके द्वारा लिखी गई थी। और उसे 1704 ईस्वी में इस उदारवाद की आत्मा यानी कि जॉन लॉक की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उनके द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना भी की गई थी, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद ही उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी, 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी उनका प्रकाशन किया गया था। यानी कि 50 वर्ष की जब इनकी आयु हुई थी, यानी 50 वर्ष की आयु के बाद ही जो भी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी उनका प्रकाशन किया गया था। अब देखिए आप लोग जॉन लॉक के द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तकें थी उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए लेटर्स ऑन टॉलरेशन 1689 में पुस्तक थी जिनका प्रकाशन किया गया था और 2 पत्रों में किया गया था। एक पत्र किया था 1690 में और एक 1630 प्रकाशन था 1692 में। यानी कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी लेटर ऑन टॉलरेशन। ये पुस्तक थी इनकी 1689 में प्रकाशित थी और इनका जो पहला पत्र था यहाँ प्रकाशित किया गया था, दूसरा पत्र 1692 में था और तीसरा प्रकाशन था वो 1692 में किया गया था। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, पता जरूर आप लोगों को लग रहा है लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 प्रकाशित की गई थी, पहला था इनका, और दूसरा पत्रक था इनका 1690 में और तीसरा था 1692 में प्रकाशित किया गया था। फिर नेक्स्ट पुस्तक देखिए इनकी होती है 2 ट्रीटाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट, यानी कि शासन पर 2 निबंध, शासन पर 2 निबंध, शासन पर 2 निबंध। ये इनकी दूसरी पुस्तक थी 2 ट्रीटाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट। आप लोग मीनिंग भी देख लेना, आप लोग किताब बुक्स के अंदर सब लिखी गई है, उनको आप लोग बुक्स में विशेष कर देखना। 2 ट्रीटाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट 1690 में, शासन पर 2 निबंध, हिंदी रूपांतरण इसका शासन पर 2 निबंध। ये आप लोगों को बुक में भी नजर आ जाएगी लिखा हुआ ऐसा कैसा, आप लोग इसका विशेष कर ध्यान रखना। तीसरी पुस्तक थी इनकी
ऐसे कनेक्ट करनिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1600 करीब 1690-96 की घटना थी है, 1690 की बात है ये। ऐसे कनेक्ट करनिंग ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग, ये 1690 में इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन बाद में किया गया था। तो ये थी हमारे जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा के बारे में हमारा डिस्कशन। देखिए एक बार फिर हम लोग इसके ऊपर प्रारंभ से डिस्कशन करते हैं। देखिए हम लोगों ने प्राचीन समय से ये बात देखा और सुना जा रहा है कि स्वतंत्रता मानवीय जीवन का एक प्रकार से मुख्य लक्ष्य रहा था, कि मनुष्य प्राचीन काल से आदिकाल से हम लोग ये देखते रहे कि मनुष्य का पहला लक्ष्य ये रहता है कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग समझे इसके राजनीतिक जो विचारधारा में केंद्र बिंदु में यदि इस शब्द को किसी विचारक के द्वारा यदि लाया गया तो वो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजनीतिक दृष्टि से इस विचारधारा को केंद्र बिंदु में रखा कि मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और मानव का स्वाभाविक नेचर भी कि उसको कुछ अधिकार राइट से उसके बनते हुए तो उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए जॉन लॉक के द्वारा जो राजनीतिक केंद्र बिंदु के अंतर्गत जो विचारधारा रखी उसे जॉन लॉक को मानवीय केंद्र बिंदु में इसको रखने का कार्य जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। जॉन लॉक का जो जीवन परिचय हम लोगों ने देखा है, जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 इंग्लैंड के समरसेट नामक नगर में हुआ था। बचपन से ये प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे। इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने बीए की डिग्री यहाँ से कंप्लीट कर ली और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्रदान की थी। जब वहाँ से वापस उन्हें ये यहाँ आए 1688 के अंतर्गत, जब इंग्लैंड के अंतर्गत जो एक प्रकार से क्रांतियों का दौर चल रहा था, क्रांतियों को ध्यान रखते हैं जो उस क्रांति के अंदर रक्तहीन क्रांति उसे नाम दिया गया था, यानी खून खराबे संबंधित वो क्रांति थी। और तो उन्होंने अपने विचारों को उस समय देना प्रारंभ किया। इसीलिए विचारों के अंतर्गत ही जो उन लोग को ऐसे स्थिति देखते उन्हें रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया था, अर्थात उन्हें एक प्रकार से क्रांतिकारी विचारक के रूप में उस समय जाना गया। और इन्हीं के अथक प्रयासों से बिल ऑफ राइट्स, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उनके द्वारा बिल ऑफ राइट्स पारित कराया गया था कि मनुष्य को अधिकारों की आवश्यकता है ही, बिना अधिकारों के आप कुछ नहीं कर सकते। और बाद में लगभग 1604 की उसमें इस उदारवाद की आत्मा की मृत्यु हो जाती है। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु से पूर्व जो इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे उनके बारे में हम लोग मंथन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। जो पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस किया। लेटर ऑन टॉलरेंस 1689 में पहला प्रकाशन था, दूसरा प्रकाशन था 1690 में, तीसरा था 1692 में। फिर दूसरी थी टू ट्रेटाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 1690 में शासन पर 2 निबंध, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और तीसरी थी ऐसे कनेक्ट करनिंग ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग 1690 में। ये 3 पुस्तकों की हम लोगों ने बात की थी, ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग मानव स्वभाव पर, मानव स्वभाव की व्याख्या। मानव स्वभाव की व्याख्या के अंतर्गत देखिए आप लोगों ने हॉब्स को हम लोगों ने पढ़ा था मानव स्वभाव को लेकर। अब यहाँ से आप लोगों को विशेष ध्यान रखना, तीन ये अनुबंधवादी सिद्धांत के 3 विचारक थे, हॉब्स, लॉक, रूसो। तीनों ने अलग अलग विचारों को अपने अपने सिस्टम में मानव स्वभाव का वर्णन जो इनके द्वारा किया गया था उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए मानव स्वभाव, अब देखिए यहाँ से आप लोगों को हॉब्स की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हॉब्स ने मानव के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये स्वार्थी था, झगड़ालू था, अशिक्षित था, दरिद्रता, असभ्य था। मतलब एक प्रकार से मानव के बारे में कोई गुणों की बात हॉब्स के द्वारा कहीं भी नहीं की कि मनुष्य के अंतर्गत ये गुण हैं। उसके सोचने समझने की तरह शक्ति उसमें थी, प्रेम, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, ये सब उसके अंतर्गत पाया जाता है। इनके बारे में उन्होंने कभी भी हॉब्स के द्वारा कोई वर्णन नहीं किया गया था। अब ठीक उसके विपरीत देखिए आप, ठीक उसके विपरीत चले गए मानव स्वभाव की व्याख्या के अंतर्गत ये विद्वान थे आप लोगों के जॉन लॉक। जॉन लॉक चलेंगे ठीक उसके अगेंस्ट में। ये आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, देखिए जिस प्रकार से उनके द्वारा एक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था हॉब्स के द्वारा, अब एक और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। एक सामाजिक समझौते की बात
जॉन लॉक के द्वारा भी कही गई है। अब इस सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत वो बहुत सारी बातें करता है। देखिए, इसके अंतर्गत वो मानव स्वभाव की व्याख्या भी करेगा, प्राकृतिक अवस्था की बात भी करेगा, सामाजिक समझौता कैसा उसकी बात भी करेगा, लोग के सामाजिक समझौते की विशेषता उसके बारे में भी वो बातचीत करेगा। और जो भी जॉन लॉक के द्वारा सरकार के कार्य, उसकी सीमाएं हैं, जॉन लॉक के राज्य की विशेषताएं कैसी थी, उनके बारे में वो वर्णन करेगा। क्रांतीय राज्य के विरोध में अधिकार किस प्रकार से होता है, प्राकृतिक कानूनों की बात भी करेगा, प्राकृतिक अधिकारों की बात भी करेगा, व्यक्तिगत संपत्ति की बात भी जॉन लॉक के द्वारा की जाएगी। लोग व्यक्तिवादी था, उसके बारे में, राज्य और धर्म के बारे में भी वो बात करेगा। या लोक की फिर बाद में कुछ विद्वानों के द्वारा लोक की आलोचना भी की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, उस सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अंदर जॉन लॉक मानव के स्वभाव के बारे में वर्णन करेगा, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करेगा, सामाजिक समझौता किस प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक जो समझौता उसके बारे में वो मंथन करेगा, सामाजिक समझौते की जो विशेषता उसके बारे में बात करेगा, राज्य के कानूनों के संदर्भ में बात करेगा, प्राकृतिक अधिकारों की बात करेगा, प्राकृतिक कानूनों की बात भी करेगा, मानवीय कानूनों के संदर्भ में बात करेगा, और चर्च है उसके बारे में डिस्कशन करेगा। और जो मुख्य जो उनका जो फोकस रहेगा, मैं आप लोगों को आज बता दूं, जो मानव के स्वभाव को लेकर जो सामाजिक जो अनुबंध का सिद्धांत हुआ है, उस सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के बारे में उनके द्वारा भी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें कही जाएगी। तो जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, जॉन लॉक का जो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अब राजनीतिक सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम कल। ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, जिसमें सामाजिक अनुबंध में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मानव स्वभाव की व्याख्या, कि मानव स्वभाव की व्याख्या के बारे में होब्स का क्या मानना है कि वो मानव के स्वभाव का वर्णन किन विचारों के अंतर्गत करते हैं। प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, प्राकृतिक अवस्था कैसे थी, प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो सामाजिक समझौता हुआ उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, और समझौते के अंतर्गत जो विशेषता निकल कर आई उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। कि जो उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक, और जॉन लॉक के द्वारा जो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।